हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आयुषी एंड वेलकम टू लॉ हेडलाइन चैनल। आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथित फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य रिट याचिका सिविल नंबर 133-2002 के मामले में। यह फैसला 17 मार्च 1998 को सुनाया गया है। इस फैसले में माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई के सभरवाल, न्यायमूर्ति सी के ठक्कर और न्यायमूर्ति पी के बालसुब्रमण्यन ने जेल में मां के साथ जेल में रह रहे बच्चों के संबंध में दिशा निर्देश तय किए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम मामले के संक्षिप्त तथ्य से गुजरेंगे और उसके बाद हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। देश की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की दुर्दशा से चिंतित इस न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए गए। वर्तमान में हम मुख्य रूप से उन बच्चों के विकास के लिए दिशा निर्देशों के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं जो अपनी माताओं के साथ जेल में हैं, जो या तो विचाराधीन कैदी या दोषियों के रूप में जेल में हैं। बच्चों को अपनी किसी गलती के लिए नहीं, बलपूर्वक अपनी मां के साथ जेल में रहना पड़ता है। कुछ मामलों में यह बच्चे की कोमल उम्र के कारण हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि घर पर उनकी देखभाल करने वाला या मां की अनुपस्थिति में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जेल का वातावरण निश्चित रूप से बच्चों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। बच्चों की देखभाल, कल्याण और विकास के लिए भारत के संविधान के भाग 3 और 4 दोनों में विशेष और विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इन भागों में अन्य प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं। हमारे संविधान में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक विचार माना गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15(3) में प्रावधान है कि यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। संविधान संशोधन द्वारा डाला गया अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर रोक लगाता है। भाग 3 के अन्य प्रावधान जिन पर ध्यान दिया जा सकता है वे हैं अनुच्छेद 14, 21 और 23। अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। हम संविधान के भाग IV के कुछ प्रावधानों को भी नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 39(e) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर न किया जाए। अनुच्छेद 39(f) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। अनुच्छेद 42 में प्रावधान है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिकी और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में मानेगा और, विशेष रूप से, राज्य उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर। Now we will go through the relevant guidelines given by Honorable Supreme Court which were discussed in this judgment. 1. किसी बच्चे को उसकी मां के साथ जेल में रहते हुए विचाराधीन, दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसा बच्चा अधिकार के रूप में भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, कपड़े, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं का हकदार है। 2. गर्भावस्था। 1. गर्भवती महिला को जेल भेजने से पहले संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचाराधीन जेल में बच्चे के जन्म के साथ साथ मां और बच्चे दोनों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं हों। बी. जब कोई महिला कैदी अपने प्रवेश के समय या उसके बाद किसी भी समय गर्भवती होने या गर्भवती होने का संदेह करती है, तो महिला चिकित्सा अधिकारी इस तथ्य की सूचना अधीक्षक को देगी।
ऐसे कैदी के स्वास्थ्य की स्थिति, गर्भावस्था की अवधि, प्रसव की संभावित तिथि आदि का पता लगाने के लिए जिला सरकारी अस्पताल की महिला विंग में जल्द से जल्द ऐसे कैदी का चिकित्सकीय परीक्षण कराने की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यक विवरणों का पता लगाने के बाद प्रवेश की तारीख, सजा की अवधि, रिहाई की तारीख, गर्भावस्था की अवधि, प्रसव की संभावित तारीख आदि बताते हुए एक रिपोर्ट कारा महानिरीक्षक को भेजी जाएगी। सी जिला शासकीय अस्पताल में महिला बंदियों का स्त्री रोग परीक्षण कराया जाएगा। कैदी को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान की जाएगी। 3. जेल में बच्चे का जन्म। जहां तक संभव हो और बशर्ते उसके पास एक उपयुक्त विकल्प हो, अस्थायी रिहाई, परोल या नाबालिग और आकस्मिक अपराधी के मामले में निलंबित सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एक गर्भवती कैदी को जेल से बाहर प्रसव कराने में सक्षम बनाया जा सके। उच्च सुरक्षा जोखिम या समकक्ष गंभीर विवरण के मामलों को इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। बी. जेल में जन्म। जब वे होते हैं, स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत किए जाएंगे, लेकिन यह तथ्य कि बच्चे का जन्म जेल में हुआ है, जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जाएगा। केवल मोहल्ले के पते का ही उल्लेख किया जाएगा। सी. जहां तक परिस्थितियां अनुमति दें, जेल में पैदा हुए बच्चों के नामकरण संस्कार की सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। 4. महिला कैदी और उनके बच्चे। महिला बंदियों को 6 साल की उम्र तक अपने बच्चों को अपने साथ जेल में रखने की इजाजत होगी। बी. किसी भी महिला बंदी को 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चे को रखने की अनुमति नहीं होगी। 6 साल की उम्र तक पहुंचने पर बच्चे को महिला कैदी की इच्छा के अनुसार उपयुक्त सरोगेट को सौंप दिया जाएगा या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा। जहां तक संभव हो, बच्चे को शहर या शहर के बाहर किसी ऐसे संस्थान में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जहां शारीरिक दूरी के कारण मां और बच्चे दोनों को होने वाली अनुचित कठिनाइयों को कम करने के लिए जेल स्थित हो। सी. ऐसे बच्चों को तब तक सुरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि उनकी मां को रिहा नहीं कर दिया जाता है या बच्चा अपनी आजीविका कमाने के लिए इतनी उम्र प्राप्त नहीं कर लेता है। डी. समाज कल्याण विभाग के एक घर में सुरक्षात्मक अभिरक्षा में रखे गए बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक बार मां से मिलने की अनुमति दी जाएगी। निदेशक, समाज कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बच्चों को कारागार अधीक्षक द्वारा निर्धारित तिथि पर इस उद्देश्य के लिए जेल लाया जाए। जब एक महिला कैदी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ जाता है, तो अधीक्षक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और वह बच्चे की उचित देखभाल की व्यवस्था करेगा। यदि संबंधित रिश्तेदार बच्चे का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट या तो बच्चे को राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक अनुमोदित संस्थान, घर में रखेंगे या बच्चे को देखभाल और रखरखाव के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप देंगे। 5. भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल और आश्रय। जेल में बंद बच्चों को स्थानीय जलवायु आवश्यकताओं के अनुकूल पर्याप्त कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार तराजू रखेगी। बी. राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारें चिकित्सा मानकों के अनुसार बढ़ते बच्चों की ऊष्मीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए आहार पैमाना निर्धारित करेंगी। सी. सभी जेलों में नियमित रूप से रहने वाले बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामग्री के साथ अलग भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। डी. प्रत्येक कैदी को अपने बच्चे को खिलाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त आकार और सामग्री के अलग अलग बर्तन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ई. बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। इस पानी की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। एफ. बच्चों के शारीरिक विकास की निगरानी के लिए महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमित रूप से जांच की जाएगी और समय पर टीकाकरण भी प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे के टीकाकरण चार्ट को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर अतिरिक्त कपड़े, आहार आदि भी प्रदान किए जा सकते हैं। जी. एक महिला कैदी के बीमार पड़ने की स्थिति में जेल कर्मचारियों द्वारा उसकी देखरेख में आने वाले किसी भी बच्चे की देखभाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। एच. माँ और बच्चे को प्रदान की जाने वाली सोने की सुविधाएं पर्याप्त, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर होनी चाहिए। मैं. बंदियों के बच्चों को मिलने का अधिकार होगा। जे. जेल अधीक्षक को विशेष मामलों में सशक्त किया जाएगा और जहां परिस्थितियों में महिला कैदियों के बच्चों को अदालत के आदेश के बिना जेल में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, बशर्ते ऐसे बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के हों। 6. महिला बंदियों के बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन। जेलों में रहने वाली महिला बंदियों के बच्चों को उचित शिक्षा और मनोरंजन के अवसर दिए जाएंगे और जब उनकी माताएं जेल में काम कर रही हों, तो बच्चों को एक मैट्रन
महिला वार्डर के प्रभार में शिशु गृह में रखा जाएगा। यह सुविधा वार्डर के बच्चों और अन्य महिला जेल कर्मचारियों को भी दी जाएगी। बी, महिलाओं के लिए जेल से जुड़ी एक क्रेच और एक नर्सरी होगी जहां महिला बंदियों के बच्चों की देखभाल की जाएगी। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को क्रेच में और 3 से 6 साल के बच्चों की नर्सरी में देखभाल की जाएगी। कारागार प्राधिकारियों को अधिमानतः उक्त क्रेच और नर्सरी को कारागार परिसर के बाहर चलाना होगा। 7, कई राज्यों में छोटे बच्चे उप जेलों में रह रहे हैं जो छोटे बच्चों को रखने के लिए बिल्कुल भी सुसज्जित नहीं हैं। बच्चों के साथ महिला कैदियों को ऐसे उप जेलों में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि उचित सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जिससे वहां उचित जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बन सके। 8, हिंसक अपराधों सहित सभी प्रकार के अपराध से संबंधित महिला दोषियों, विचाराधीन कैदियों, अपराधियों के बीच भीड़-भाड़ वाली बैरक में बच्चों का रहना निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए हानिकारक है। इसलिए बच्चों को ऐसे वातावरण से प्राथमिकता के आधार पर अलग किया जाना चाहिए। 9, आहार, डॉक्टर एएम द्वारा तैयार संस्थागत शिशुओं, बच्चों के लिए आहार पैमाना द्वारकादास मोतीवाला, एमडी, बाल रोग और फेलोशिप इन नियोनेटोलॉजी, यूएसए, श्री संजय पारिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज में बच्चे की मांग पर दिन रात केवल स्तनपान कराने की सिफारिश की गई है। अगर किसी कारण से मां बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है तो बच्चे को बिना पतला ताज़ा दूध दिया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि कमजोर पड़ने की सिफारिश नहीं की जाती है, विशेष रूप से निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए जो अनपढ़, अज्ञानी भी हैं, उनके बच्चे पहले से ही कुपोषित हैं और खराब रहने की स्थिति और अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस और अन्य संक्रमणों से ग्रस्त हैं। इसके अलावा, जहां पीने का पानी सुरक्षित, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पीने के पानी का स्रोत एक प्रश्न चिन्ह है। अधिक कमजोर पड़ने से बच्चे को दूध की तुलना में अधिक पानी मिलेगा और इसलिए कुपोषण और संक्रमण होगा। इसके बदले में विकास मंदता और विकास में देरी होगी, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से। यह ध्यान दिया जाता है कि चूंकि एक औसत भारतीय मां लगभग 600 to 800 मिली का उत्पादन करती है प्रतिदिन दूध, उसकी अपनी पोषण स्थिति के आधार पर बच्चे को कम से कम 600 मिलीलीटर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि स्तन का दूध उपलब्ध नहीं है तो 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मिलाए ताज़ा दूध। रिपोर्ट में भारतीयों के लिए आहार दिशानिर्देश एक मैनुअल का भी उल्लेख है, जिसे 1998 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें शिशुओं और 6 महीने से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए संतुलित आहार था। यह क्रमशः 6 to 12 महीने, 1 to 3 साल और 4 to 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए निम्नलिखित भागों की सिफारिश करता है। अनाज और बाजरा क्रमशः 45, 60 to 120 और 150 to 210 ग्राम। दालें क्रमशः 15, 30 और 45 ग्राम। दूध 500 मिली, जब तक कि स्तनपान नहीं कराया जाता है, जिस स्थिति में 200 मिली। I hope so you like the video. If you like the video then please subscribe the channel and share the video. Thank you for watching the video. Have a nice day.